सभी लोग एक अत्यंत दिव्य और प्रकाशमय स्थान पर पहुंचे। देखो माधव, जैसे ही तुम इस मणि को उस वेदी पर रखोगे, समय का चक्र पीछे घूम जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा श्राप के शुरू होने से पहले था। हाँ महाराज, मुझे उस पल का इंतजार है। सुबह का कोहरा अभी छटा भी नहीं था कि गांव में एक नई बर्फ की मूर्ति दिखाई दी। कल का जिंदा इंसान आज पत्थर जैसा सख्त सफेद बुद्ध बन चुका था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात तक तो रामू मेरे साथ बैठे बातें कर रहा था, फिर ये अचानक कैसे हो गया? हाँ, जरूर उसने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाई होंगी। बेवकूफ ने अपनी मौत का खुद दावत दी है। देखो इसे, ये तो पूरी तरह जम चुका है। बेटा, पूरे गांव को पता है कि यहाँ की लकड़ियां बरसों से श्रापित हो गई हैं। जो भी ठंड भगाने के लिए लकड़ियां जलाता है, उसका यही हाल होता है। पूरा गांव ठंड के कहर से परेशान था ही, ऊपर से इस गांव का श्राप पत्थर की लकीर था। जो आग जलाएगा वो सुबह तक बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। आखिर कब तक हम इस कड़कड़ाती ठंड में बिना आग के दम तोड़ते रहेंगे? हमारे बच्चे जम रहे हैं। माधव अपने टूटे हुए घर पहुंचा। फटे पर्दों से आती बर्फीली हवाएं किसी खंजर की तरह सीने में उतर रही थी। चारू के पापा जरा देखिए ना, इसके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। अगर आज इसे गर्माहट नहीं मिली तो ये सुबह की रोशनी नहीं देख पाएगी। मैं जानता हूँ सरला, सब जानता हूँ मैं, पर मैं क्या करूँ? बाहर चौक पर रामू की लाश देखी है। आग जलाना मतलब अपनी बेटी की मौत पर दस्तखत करना है। तो क्या इसे ऐसे ही बनने दे? हमारे पास 4 चांदी की मुद्राएं बची हैं। बाजार जाओ, शायद कोई मोटा कंबल इसकी जान बचा ले। माधव ने अपनी आखिरी जमा पूंजी उठाई। ये वही सिक्के थे जो उसने अपनी माँ के इलाज के लिए बचाए थे, जिन्हें ठंड पहले ही मूर्ति बना चुकी थी। ठीक है सरला, मैं बाजार जाता हूँ। तुम बस इसे अपनी छाती से लगाए रखना और अपना भी ख्याल रखना। जल्दी आना जी, सूरज ढलने से पहले आना। मैं आऊंगा, अपनी बेटी के लिए कंबल लेकर जरूर आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाजार के दुकानदार दुकानें बंद कर भागने की फिराक में थे। सूरज ढलने का डर हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। सेठ जी, एक कंबल दे दीजिए। ये देखिए, 4 चांदी के सिक्के हैं मेरे पास। हटो यहाँ से। 4 सिक्कों में तो आज के जमाने में रुई भी नहीं आती है। नया कंबल कम से कम 10 मुद्रा का है। और गरीबी का रोना तो यहाँ रोना मत, पहले बता दे रहा हूँ। साहब, थोड़ा रहम खाइए। मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की है। मैं आपकी उम्र भर गुलामी करूंगा, बस उसकी जान बचा लीजिए। दुकानदार का दिल पिघल गया। उसने कोने से एक पुराना और फटा पुराना कंबल निकालकर माधव की ओर फेंक दिया। ये ले जा, फटा है, पुराना है, पर इन 4 सिक्कों में इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ तेरी बेटी का सोच के दे रहा हूं मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने आज एक बाप को गिरने से बचाया है। भगवान आपका भला करे। दुआएं यहाँ जम जाती हैं माधव, दुआएं मत दे, बस भागो यहाँ से, इससे पहले कि सूरज पूरी तरह डूब जाए और ठंड की कहर आ जाए। माधव घर की ओर भागा। तभी रास्ते में एक सूखे पेड़ के नीचे उसे एक अधमरा भिखारी दिखाई दिया, जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। अरे नीला पेड़, आग नहीं, यादें जलती हैं, यादें। वो आएगा, आग जलाओगे तो मरोगे। बाबा, आप इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पास तो तन ढकने को कपड़ा भी ढंग का नहीं है। आप सुबह तक इस ठंड में नहीं बचेंगे। बचना कैसे? जो जम गया वो मर गया, जो भूल गया वो जी गया। जंगल जाओ, वहां नीला पेड़ ढूंढो, वो गर्मी देता है।
पर यादें मांगता है। भिखारी ठंड से नीला पड़ रहा था। माधव का दिल पसीज गया। उसने अपनी बेटी के लिए लाया कंबल उस बूढ़े पर डाल दिया। बाबा, ये कंबल आप लीजिए। मेरी बेटी के पास कम से कम घर की छत तो है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अपनी जान बचाइए। मुझे दे रहा है। अपनी उम्मीद मुझे दे रहा है। तू पागल है माधव, पर याद रख, जंगल की गहराई में एक सच छिपा है, उसे ढूंढ लेना। इंसानियत पहले है बाबा, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, आप अपना ख्याल रखना। माधव खाली हाथ घर पहुंचा। सरला ने जब उसके हाथ खाली देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ है कंबल? तुम पैसे लेकर गए थे माधव, क्या तुमने अपनी ममता का सौदा कर लिया? मेरी बेटी का क्या होगा? पैसे खत्म हो गए सरला। मैंने वो कंबल एक मरते हुए भिखारी को दे दिया। वो मौत के बहुत करीब था, मैं उसे छोड़ नहीं पाया। पापा, बहुत ठंड लग रही है, क्या आप आग नहीं जलाओगे? मुझे बस थोड़ी सी गर्मी चाहिए पापा, बस थोड़ी सी। बेटी, मैं अभी मुखिया के पास जाता हूँ। वो अमीर है, उसके पास बहुत कंबल है, शायद वो हमारी हालत पर तरस खा जाए। मुखिया के आलीशान घर के बाहर माधव ने गुहार लगाई, पर वहाँ से सिर्फ नफरत ही मिली। कौन है इस वक्त? माधव, यहाँ क्या लेने आए हो? हमारे पास फालतू अनाज या कंबल नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। मुखिया जी, चारू की हालत बहुत खराब है, बस एक रात के लिए उसे अपने बरामदे में सोने दीजिए, यहाँ कम ठंड है। अरे हालत तो मेरी खराब हो रही है तेरी पत्नी को देखकर, बस एक रात के लिए दे दे, कसम से इतना गर्म कर दूंगा इसे। आय हाय हाय हाय, क्या कमर है इसकी। जबान पर लगाम दे मुखिया, तमीज से बात कर मुखिया, वरना तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा अभी यहीं के यहीं। नीच कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की साले? भाग यहाँ से, चल निकल। अपमानित होकर माधव वापस लौटा। चारू की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसे अचानक भिखारी की वो रहस्यमयी बात याद आई। सरला, यहाँ बैठे रहे तो सुबह तक हम तीनों पत्थर बन जाएंगे। मैं जंगल जा रहा हूँ उस नीले पेड़ की तलाश में। जंगल? इस रात में? नीला पेड़? ये सब क्या है? पागलपन मत करो, हमें छोड़कर मत जाओ, ठंड बहुत ज्यादा है। मौत यहाँ भी है और वहाँ भी, पर वहाँ शायद एक उम्मीद है। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा माधव हार गया। माधव घने जंगल में ठंड को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। कोहरा, ठंड इतना, उसका पूरा शरीर जमने लगा था। मुझे रुकना नहीं है। उस भिखारी ने कहा था कि जंगल के बीच में कुछ है जो जान बचा सकता है। अचानक उसे घने कोहरे के बीच एक हल्की चमक दिखाई दी। पास आने पर उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया, बिल्कुल नीला। ये कैसा पेड़ है? इसकी पत्तियां और इसकी लकड़ी एक अजीब सी गर्माहट निकाल रही है। शायद ये वही चीज है जिसकी तलाश मुझे थी। माधव ने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी एक सूखी टहनी काट ली। माधव उस लकड़ी को सीने से चिपका कर घर की ओर भागा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने साथ राहत ला रहा है या कोई नई मुसीबत। ये लकड़ी कितनी हल्की है, जैसे इसमें कोई वजन ही ना हो, और छूने पर ये गुनगुनी लग रही है। इसे जलाकर शायद चारू की जान बच जाए। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चारू का शरीर बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था। सरला कोने में बैठी बस सिसक रही थी। सरला, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। रोना बंद करो और जल्दी से पत्थर उठाओ, हमें ये लकड़ी सुलगानी होगी। अजी, ये लकड़ी नीली क्यों है? क्या तुम भूल गए कि आग जलाते ही साया आता है? हम सब पत्थर बन जाएंगे माधव। अगर नहीं जलाया तो ये बच्ची वैसे ही मर जाएगी। कम से कम कोशिश तो करने दो। इस लकड़ी में कुछ अलग बात है, मुझे यकीन है। जैसे ही माधव ने चिंगारी छोड़ी,
वो नीली लकड़ी धीरे धीरे सुलगने लगी। ताज्जुब की बात ये थी कि उसकी आग नहीं दिख रही थी, बस गर्मी महसूस हो रही थी। सच में माधव, कमरा कितना गर्म हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर सर्द रात नहीं बल्कि बसंत का मौसम हो, बसंत का। तुम सच में करिश्मा कर लाए। पूरी रात वो नीली आग सुलगती आग कमरे को महकाती रही। माधव और सरला चैन की नींद सोए। सुबह पहली किरण के साथ माधव बेटी को जगाता है। चारू, बेटा उठो, देखो कमरा कितना गर्म है। चारू ने अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी, पर जब उसकी नजर माधव और सरला पर पड़ी तो उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आप लोग कौन है? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे अपने घर जाना है। बेटा, ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ, और ये तुम्हारे पापा हैं। हमें नहीं जानती क्या बेटा? ये क्या मजाक है? चलो चलो उठो। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो। बचाओ बचाओ। माधव का दिल जैसे सीने में ही डूब गया। उसे भिखारी की बातें याद आने लगी। वो गर्मी देता है पर यादें मांगता है। सरला, ये क्या हो गया? हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें सब याद है, पर चारू हमें क्यों नहीं पहचान पा रही? उस पेड़ की लकड़ी ने हमसे हमारी बेटी की यादों की बलि ले ली। अब हम इसके लिए अजनबी हैं, अजनबी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चारू, मेरी तरफ देखो बेटा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे लिए खिलौने लाता था। कुछ तो याद करो। तभी वो पागल भिखारी सामने आया। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक और गंभीरता थी। नील वृक्ष का सौदा कभी अधूरा नहीं रहता माधव। उसने उसकी यादें ले ली इसकी यादें। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी मुझे पहचान नहीं पा रही। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा? अगर यादें वापस चाहिए तो यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। जो खोया है वो समय के दूसरे छोर पर मिलेगा। अचानक कमरे के बीचों बीच जहाँ लकड़ी जली थी, वहाँ से तेज रोशनी का एक उठने लगा। वो बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहा था। वो देखो, पीछा करो इसका, पीछा करो। सरला, हमें इस रोशनी का पीछा करना होगा। चलो। पर हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाए, अपनी बेटी की यादें वापस लाने के लिए मैं नर्क तक जाने को तैयार हूँ। चलो। वो रोशनी जंगल में ले गई। जैसे ही उन तीनों ने उस रोशनी को छुआ, वे गांव की जमीन से ऊपर उठने लगे। देखते ही देखते वे उसी रोशनी में समा गए और एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ सभी गांव के सभी ठंड से मूर्ति बने थे। यहाँ तो कोई और ही दुनिया है। देखो सरला, ये तो वो लोग हैं जो ठंड के कारण मूर्ति बन गए थे। ये तो वर्षों पहले मर चुके थे। हाँ जी, और देखो, चारू अब रो नहीं रही। काश वो बस एक बार मुझे माँ कहकर पुकार ले। तभी वहाँ एक प्रहरी प्रकट होता है। ठहरो, समय लोक में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। तुम नश्वर लोग यहाँ अपनी मौत ढूंढने आए हो या समय से अपनी किस्मत बदलने? हम बस अपनी बेटी की यादाश्त लाना चाहते हैं। हम यहाँ अनजाने से आ गए हैं। बातें बंद करो। राजा समय देव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जहाँ एक पल की देरी भी सदियों के बराबर हो सकती है। आगे बढ़ो। वे उड़ते उड़ते दरबार में पहुँचे। सिंहासन पर राजा समय देव विराजमान थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। एक साधारण इंसान और यहाँ तक पहुँच गया।
मेरी बेटी की याददाश्त मिट गई है महाराज। हमें बहुत विपत्ति है। माधव ने राजा समय देव को सारी बातें बताई। वो नील वृक्ष और पृथ्वी लोक की सारी लकड़ियां यहाँ हैं। जब से हमारी समय मणि चोरी हुई है, यहाँ के सारे पेड़ भटक कर तुम्हारे लोक में चले गए और श्राप में बदल गए। महाराज, क्या हमारे गांव में जो ठंड और उससे जुड़ा हुआ जो श्राप है, उसके पीछे का रहस्य समय मणि है क्या? हाँ माधव, हाँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक सुंदर लेकिन बेहद पीली पड़ चुकी राजकुमारी को वहां लाया गया। वो बेसुध थी। महाराज, ये कन्या कौन है? इसकी हालत तो मेरी चारों जैसी लग रही है, जैसे इसके भीतर की जीवन शक्ति जम गई हो। ये मेरी पुत्री अवंतिका है। ये सिर्फ नील वृक्ष पत्तियों से ठीक होगी, लेकिन पृथ्वी लोक का कोई सामान यहाँ नहीं आ सकता जब तक समय मणि अपने स्थान पर ना पहुंच जाए। मैंने अपने वैद्य पृथ्वी लोक पर भेजे थे, पर छोड़ो ये सब। अगर वो मणि मैं आपको वापस ले दूं, तो क्या आप मेरी बेटी की यादें वापस ला सकते हैं? क्या मेरा गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा? राजा ने माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गरीब पिता की ईमानदारी और साहस चमक रहा था। अगर तुम समय मणि वापस लाते हो, तो मैं न केवल तुम्हारी बेटी की यादें लौटा दूंगा, बल्कि उस नील वृक्ष को भी हमेशा के लिए वापस बुला लूंगा। पर रास्ता खतरनाक है। मुझे रास्ता बताइए महाराज। मैं अपनी बेटी की नजरों में वो पहचान वापस देखना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी मौत से ही क्यों ना लड़ना पड़े। मणि ब्रह्म के तालाब के पार मिलेगी। वहाँ समय अलग तरीके से काम करता है। माधव अकेले ही उस यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी सी नीली चिड़िया मिली, जो घायल होकर कांप रही थी। ओह, बेचारी नन्ही चिड़िया, तुम्हारी भी वही हालत है जो मेरे गांव की थी। ठहरो, मैं तुम्हारे घाव साफ कर देता हूँ। शुक्रिया माधव, तुम नेक इंसान हो। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, इस लोक की मार्गदर्शक हूँ। मार्गदर्शक, तुमने मेरी मदद की है। अब मैं तुम्हें बोलने वाले तालाब तक ले जाऊंगी। तुम बोल सकती हो? इस लोक में हर चीज कितनी रहस्यमय है। चलो चलो, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। चिड़िया माधव को एक चमकते हुए तालाब के पास ले गई। रुक जाओ राही, उस पार जाने की कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें अमरता दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें अपने पूरे गांव का समय मुझे देना होगा। कैसा लालच दे रहे हो? मैं यहाँ अमर बनने नहीं आया। अगर मेरा गांव ही खत्म हो गया तो मेरी अमरता किस काम की? मुझे सिर्फ मणि चाहिए। तुम परीक्षा में सफल हुए। लालच करने वाला यही समय जाल में फंस जाता है। जाओ और अपना भाग्य पूरा करो। तालाब में बवंडर चलने लगा। दिनों उसी में समा गए और एक गुफा के अंदर पहुंचे। वहाँ एक दिव्य हरा पत्थर चमक रहा था। समय मणि मिल गई। यही है वो मणि जिससे सब ठीक हो जाएगा। बस इसे उठाकर राजा के पास पहुंचना है। जैसे ही माधव ने मणि को हाथ लगाया, एक जोरदार धमाका हुआ और वो सीधे राजा के दरबार में जा गिरा। अद्भुत, अद्भुत! तुमने वो कर दिखाया माधव, जो बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी ना कर सके। महाराज, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। समय मणि को इसे तुरंत इसके मूल स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। सभी लोग एक अत्यंत दिव्य और प्रकाशमय स्थान पर पहुंचे। देखो माधव, जैसे ही तुम इस मणि को उस वेदी पर रखोगे, समय का चक्र पीछे घूम जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा श्राप के शुरू होने से पहले था। हाँ महाराज, मुझे बस उस पल का इंतजार है। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव, मेरा परिवार और मेरी माँ फिर से मुस्कुराते हुए मिले। माधव ने कांपते लेकिन दृढ़ हाथों में मणि को उसके स्थान पर रखा। रखते ही एक प्रचंड और अद्भुत सफेद रोशनी फैली। अचानक एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ना कोई महल था, ना कोई राजा। सीन पूरी तरह बदल चुका था। माधव ने आंखें खोली तो वो अपने पुराने घर के आंगन में लेटा हुआ था। अरे सरला बहू, कब से बुला रही हूँ?
तेरा ध्यान किधर है? देख देख माधव सो रहा है या जाग गया? उसे कहो कि खेत पर जाने का समय हो गया है। माँ जी, आप जिंदा हैं? मेरा मतलब आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हैं? माधव अपनी माँ को फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ? सरला, देखो धूप में कितनी गर्मी है। वो श्रापित ठंड, वो नीली आग, वो सफेद मूर्तियां। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना था जो टूट गया हो। माधव घर से बाहर निकला। गांव का चौक हरा भरा था। रामू अपने मवेशियों को चरा रहा था और लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिल रहे थे। किसी को कुछ याद नहीं था। राम राम माधव भाई, आज तो सूरज की चमक निराली है जी। लगता है इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। राम राम रामू जी। हाँ, आज का दिन वाकई बहुत खास है। माधव, क्या वो सब सच में एक सपना था या समय मणि ने हमें सच में एक नया जीवन दिया है? जो हुआ वो बीत गया सरला। मणि ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब कोई श्राप नहीं है, सिर्फ हमारी खुशहाल जिंदगी है। चलो फिर आज माँ जी के हाथ की गरम रोटी खाते हैं। आज के बाद हम कभी भी ठंड से नहीं डरेंगे। गांव में खुशहाली लौट आई थी। सूरज की सुनहरी किरणें माधव के घर पर पड़ रही थी और दूर कहीं हवाओं में समय की धीमी टिक टिक एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी।